हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपकी अपनी शिक्षा की चौपाल में। शिक्षा की चौपाल में हमने इससे पहले जीव विज्ञान में पोषण चैप्टर के अंतर्गत अमाशय का अध्ययन किया था। आज हम अमाशय के बाद वाला अंग मतलब पाचन तंत्र में अमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचती है। आज हम छोटी आंत का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? आज हम छोटी आंत का अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चित्र देख रहे हैं जो मानव पाचन तंत्र का है, और इसमें ये जो संरचना देख रहे हैं जो काफी घूमी घूमी हुई सी लग रही है, ये संरचना छोटी आंत है। ठीक है, ये कौन सी संरचना है? छोटी आंत है। और आप ध्यान रखिए कि भोजन का अंतिम रूप से पाचन मतलब लास्टली जो भोजन पचता है वो छोटी आंत में ही पचता है। साथ ही साथ छोटी आंत के बारे में और बहुत सारी जानकारियां जो है हम हासिल करेंगे। तो चलिए हम बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। तो सबसे पहले हम अगर छोटी आंत की बात करें, इसकी छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत के बारे में नंबर एक कि यह पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है। क्या होता है? यह पाचन तंत्र का यह पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है। लंबा भाग होता है। तो ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई है, यह पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है, इसकी लंबाई होती है 6 मीटर। ठीक है, और इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर, यानी ये चौड़ाई हो गई। अब चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर। तो छोटी आंत या पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है, इसकी लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर होती है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखना है कि जितने भी शाकाहारी जंतु हैं उसमें छोटी आंत की लंबाई मांसाहारी जंतुओं के तुलना में थोड़ी अधिक होती है। क्या होती है? शाकाहारी जीवों में जीवों में शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई छोटी आंत बड़ी होती है। किसके तुलना में? आंत बड़ी होती है मांसाहारी जीवों की तुलना में। मांसाहारी मांसाहारी जीवों के तुलना में। किसके तुलना में? मांसाहारी जीवों की तुलना में। तो हमने देखा कि यह पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है, इसकी लंबाई 6 मीटर होती है और चौड़ाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। और शाकाहारी जीवों में छोटी आंत बड़ी होती है मांसाहारी जीवों की तुलना में। माफ कीजिएगा, यहाँ पे होती छूट गया। बड़ी होती है इसमें मांसाहारी जीवों की तुलना में। अब अगर हम छोटी आंत की संरचना की बात करें तो छोटी आंत को 3 हिस्सों में बांटा गया। मतलब इसमें जो है इसके कार्य के दृष्टिकोण से छोटी आंत को 3 हिस्सों में बांटा गया। तो छोटी आंत के जो है भाग कौन कौन से हैं? छोटी आंत के भाग हैं, नंबर एक ग्रहणी। ग्रहणी, माफ कीजिएगा, तो
सबसे पहले कौन सी है? ग्रहणी। उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा जेजुनम और फिर इलियम। जेजुनम और प्लस इलियम, यानी ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, इन ये 3 हिस्से होते हैं इनके। तो सबसे पहला हिस्सा कौन सा है? इसमें सबसे पहला हिस्सा है ग्रहणी। तो हम सबसे पहले ग्रहणी का ही अध्ययन करेंगे। किसका? ग्रहणी का। तो चलिए सबसे पहले हम ग्रहणी का अध्ययन करते हैं। ठीक है? अब देखिए ग्रहणी क्या होती है कि आप यहाँ पे इसको फिगर में समझिए। देखिए, ये अमाशय है। अमाशय के बाद ये पाइलोरिक छिद्र से होके, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसकी 3 जो है वो होती है, कार्डियक, पाइलोरिक और फुंडिक। ये वाला हिस्सा मैंने आपको बताया था। ये वाला हिस्सा बताया था आपको। ये हिस्सा जो है कार्डियक है और ये वाला हिस्सा जो है, ये हिस्सा पाइलोरिक है। बीच का हिस्सा क्या है? फुंडिक है। तो ये जो पाइलोरिक से जो छोटी आंत में प्रवेश करती है, तो ये वाला हिस्सा जो है ग्रहणी कहलाता है। तो कहाँ से? ये देखिए, ये जो पूरा सी आकार का है, ऐसे है ना, यहाँ तक ये सी आकार का हिस्सा, ये हिस्सा जो है ग्रहणी है। ये हिस्सा ग्रहणी है। ठीक है? अब ग्रहणी क्या होता है? तो हम देखिए कि अमाशय में जहां तक पाचन संभव था, उसके बाद भोजन कहाँ पहुंचता है? तो अमाशय के पाइलोरिक छिद्र होके फिर जो है वह ग्रहणी में प्रवेश करती है। और ग्रहणी क्या है? ग्रहणी सी आकार की होती है। कैसी होती है? आप देख रहे हैं, अंग्रेजी के अक्षर सी आकार की होती है। अब अगर हम ग्रहणी की बात करें, तो ग्रहणी में आप यहाँ पे जो है देख रहे हैं, एक नलिका निकली हुई है। यहाँ पे एक नलिका निकली हुई है ना, और ये नलिका जो है 2 नलिकाओं से मिलके बनी हुई है। एक ये और दूसरी ये। ठीक है? इन 2 नलिकाओं से मिलके जो है ये नलिका बनी हुई है। कौन से? ग्रहणी से निकलने वाली जो ये नलिका है, इन 2 नलिकाओं से मिलके बनी होती है। तो इनमें एक जो है मूल पित्त वाहिनी है। तो मूल पित्त वाहिनी ये हो गया, और दूसरा अग्न्याशय वाहिनी जो ये है। ठीक है? तो इसके बारे में जो है हम डिटेल से जानते हैं। आपको आकृति समझ में आ गई होगी कि ये हिस्सा जो है ग्रहणी कहलाता है। यह जो है छोटी आंत का हिस्सा है। यह एक जो है इससे एक नली निकलती है जो 2 अन्य नलियों से जो है मिलके बनी होती है। एक नली पित्त वाहिनी होती है और दूसरी नली क्या होती है? अग्न्याशय वाहिनी होती है। अब हम पित्त वाहिनी, अग्न्याशय वाहिनी के बारे में जरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है? तो चलिए आते हैं। तो हम ग्रहणी की बात करें तो ग्रहणी में हमने क्या देखा कि ग्रहणी नंबर 1, इसका आकार कैसा होता है? ग्रहणी का आकार जो है अंग्रेजी के सी अक्षर की तरह होता है। कैसा होता है? अंग्रेजी के सी अक्षर की तरह होता है। दूसरा, इसमें हमने क्या देखा कि ग्रहणी से एक जो है नलिका निकलती है। ठीक है? ग्रहणी, ग्रहणी या छोटी आंत भी आप बोल सकते हैं क्योंकि वो इसी का हिस्सा है। तो ग्रहणी से एक नलिका निकलती है। क्या होता है? ग्रहणी से एक नलिका निकलती है। ठीक है? और ये नलिका जो है 2 भिन्न भिन्न नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बना है, निकलती है। तीसरा, ये नलिका 2 भिन्न 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 नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बनी है। क्या है? 2 भिन्न भिन्न नलिकाओं
के आपस में जुड़ने से बनी है। आपस में जुड़ने से बनी है। तो ठीक है, वो दोनों नलिकाएं कौन कौन सी हैं? चित्र में तो मैंने आपको दिखा दिया है। आप एक बार और जो है समझ लीजिए कि ये हो गई जो है ग्रहणी। ठीक है, और ग्रहणी का आकार कैसा है? सी आकार का है। इससे एक नलिका निकली है और यह दो अन्य नलिकाओं से जो है जुड़ के बनी है, जिसमें एक नलिका क्या है? एक नलिका जो है मूल पित्त वाहिनी है और दूसरी अग्न्याशय वाहिनी है। ठीक है, मूल पित्त वाहिनी का अर्थ जिससे होकर के जो है पित्त छोटी मतलब ग्रहणी तक पहुंचती है, और अग्न्याशय वाहिनी का अर्थ जिससे अग्न्याशयी रस कहाँ तक पहुंचती है? ग्रहणी तक। तो ये जो मूल पित्त वाहिनी है, इससे जो है क्या पित्तरस, पित्तरस, और अग्न्याशय वाहिनी से अग्न्याशयी रस। क्या हो जाएगा? अग्न्याशयी रस। ये जो है, ये दोनों कहाँ पहुंचती है? छोटी आंत में पहुंचती है। ठीक है, तो अब जो है ये नलिकाएं दो भिन्न भिन्न नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बनती है। तो ये दो भिन्न भिन्न नलिकाएं कौन सी हैं? तो ये दो भिन्न नलिकाएं हैं अग्न्याशयी रस, अग्न्याशय वाहिनी, अग्न्याशयी वाहिनी, और दूसरी कौन सी है? दूसरी है मूल पित्त वाहिनी। दूसरी कौन सी है? मूल पित्त वाहिनी। अग्न्याशयी वाहिनी और दूसरी कौन सी है? मूल पित्त वाहिनी। अच्छा, तो ठीक है, हम बात करते हैं पहले मूल पित्त वाहिनी की। ठीक है, तो पित्त का स्त्राव कहाँ से होता है? मूल पित्त वाहिनी जो है वो, ये तो वाहिनी का अर्थ हो गया कि ये नली है। ठीक है, लेकिन इसका जो है इसमें जो कंटेंट है वो क्या है? पित्त है। क्या है? पित्त है। तो ये पित्त जो है वो निकलती कहाँ से है? तो पित्त का स्त्राव जो होता है वो पित्ताशय से होता है। कहाँ से होता है? पित्त का स्त्राव जो होता है वो पित्ताशय से होता है। तो चलिए हम जो है देखते हैं इस फिगर को देखिए आप और जो है समझिए। ये हो गया पित्ताशय। यहाँ से शायद आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, मैं उसे ड्रॉ कर देता हूं। ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं, देखिए ये वाला। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला, ये है पित्ताशय। पित्ताशय से पित्त जो है यहाँ पे प्रवेश करती है। ठीक है, अब ये पित्ताशय का भी जो है संबंध किससे है? इस पित्ताशय का भी संबंध यकृत से है। किससे है? इस पित्ताशय का भी संबंध यकृत से है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यकृत क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक संरचना है। ये जो है ये यकृत है। ये संरचना यहाँ पे ये वाली जो देख रहे हैं, ये क्या है? ये यकृत है। और इसका जो वजन होता है वो 1.5 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 1.5 किलोग्राम होता है। और यह किस हिस्से में है? इसका वजन होता है 1.5 किलोग्राम। और यह आप देख रहे हैं कि उदर में, ये उदर हो गया ये हिस्सा, उदर में जो है किस तरफ होता है? दाहिनी ओर होता है। आप मेरे तरफ से कंसीडर मत कीजिए, आप फिगर जैसा दिख रहा है उस तरफ से कंसीडर कीजिए। ठीक है, तो फिगर का दाहिना हाथ ये और बायां हाथ ये हो गया। तो ये क्या है? दाहिनी ओर। दाहिनी ओर यकृत और बाईं ओर अमाशय। आप देख सकते हैं, अगर हम ऐसे ऐसे पिक्चर ड्रॉ कर, ऐसे जो है लाइन खींचते हैं, तो इसके दाहिनी ओर क्या होगा? दाहिनी ओर जो है यकृत हो जाएगा और बाईं ओर क्या हो जाएगा? अमाशय हो जाएगा। तो हमने जो है क्या देखा कि ये जो है आपका यकृत, यकृत, इसका जो है वजन कितना होता है? वजन होता है 1.5 केजी। कितना होता है? वजन 1.5 केजी होता है। ठीक है, तो इसका वजन 1.5 केजी। अच्छा, इसकी अवस्थिति क्या होती है? मतलब शरीर में किधर होता है? तो ये उदर के
ऊपरी भाग ऊपरी हिस्से में दाहिनी ओर होता है। किधर होता है? अगर इसकी शरीर में स्थिति की बात करेंगे, शरीर में अवस्थिति, अवस्थिति मतलब शरीर में कहाँ पे है, तो कहाँ होता है? तो ये होता है उदर के ऊपरी हिस्से में दाहिनी ओर, ऊपरी हिस्से में दाहिनी ओर होता है। किधर होता है? ऊपरी हिस्से में दाहिनी ओर होता है। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। यकृत से जो है पित्त का स्त्राव होता है। यकृत से क्या होता है? यकृत से पित्त का स्त्राव होता है, पित्त का स्त्राव होता है। और वो पित्त जो है वो कहाँ जाता है? पित्ताशय में इकट्ठा होता है। कहाँ पे इकट्ठा होता है? पित्ताशय में जमा होता है, जमा होता है। ठीक है, तो यकृत से निकला, पित्ताशय में जो है जमा हुआ, और फिर पित्ताशय से पित्त वाहिनी द्वारा, पित्ताशय से क्या होता है? फिर पित्त वाहिनी द्वारा, पित्त वाहिनी द्वारा पित्त वाहिनी का अर्थ है पित्त वाली जो नलिका होती है, जिसे मैंने आपको चित्र में दिखाया है। तो पित्त वाहिनी द्वारा फिर कहा जाती है? पित्त वाहिनी द्वारा छोटी आंत, छोटी आंत में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है? छोटी आंत में प्रवेश करती है। ठीक है, छोटी आंत में, छोटी आंत के में कहां पे प्रवेश करती है? तो छोटी आंत के ग्रहणी में प्रवेश करती है। कहां पे? ग्रहणी में प्रवेश करती है। तो ठीक है, अब हमने देखा पित्त, लेकिन आखिर पित्त स्त्राव की आवश्यकता क्या होती है, या पित्त के कार्य क्या है? पित्त आखिर क्या काम करता है? तो अगर हम पित्त के कार्य की बात करें तो पित्त के दो मुख्य कार्य हैं। ठीक है, पित्त के क्या है? दो मुख्य कार्य हैं। नंबर एक, यह कायम की अम्लीयता नष्ट करती है। कायम की अम्लीयता नष्ट करती है, अम्लीयता नष्ट करती है, नष्ट करती है। तो ठीक है, कायम की अम्लीयता नष्ट करती है। देखिए, कायम जो है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अमाशय में जब भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है, मतलब अमाशय में जब लास्ट होता है, अंतिम रूप से हालांकि छोटी आंत में पाचन होता है, लेकिन अमाशय में जब वो फाइनली पचता है, जहां तक उसे पचना चाहिए, तो उस अवस्था में उसे काइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काइम। अब अमाशय में क्या क्या मैंने बताया था कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, म्यूकस और पेप्सिनोजेन, और पेप्सिनोजेन का स्त्राव होता है। ये भोजन पे कार्य करके उसे जो है उसके प्रोटीन और जो है वसा को पचाने में मदद करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, यह जो है अम्लीय प्रकृति का है। ठीक है, तो ये अम्लीय प्रकृति का है। अब जब यह इसको पचाने का काम करता है तो कुछ ना कुछ अम्लीयता तो पित्त में मौजूद रहती है ना, मतलब काइम में मौजूद रहती है ना। तो पित्त क्या करता है? काइम में मौजूद इसी अम्लीयता को नष्ट करने का काम करती है। और उसे क्या करती है? क्या उसे उदासीन बना देती है? तो नहीं, उसे उदासीन नहीं बना देती है। अम्लीयता नष्ट करती है तथा इसे क्षारीय बनाती है। क्या करती है? तथा इसे क्षारीय बना देती है, क्षारीय बना देती है। तो क्या करती है? काइम की अम्लीयता नष्ट करती है और इसे क्षारीय बना देती है। ठीक है। अच्छा, ये क्षारीय बनाने का जो है काम, मतलब रीजन क्या है? पित्त इसे क्षारीय क्यों बनाती है? तो इसे क्षारीय बनाने का अगर हम कारण पे बात करें, क्षारीय क्यों बनाती है, तो इसका कारण है ताकि अग्न्याशयी रस जो है, ताकि अग्न्याशयी रस, रस
उस पर कार्य कर सके। मतलब अग्न्याशयी रस में जो मौजूद एंजाइम है उस पर कार्य कर सके। ओके, तो पित्त का ये पहला कार्य हो गया। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, क्योंकि वसा का आंशिक रूप से पाचन कहाँ आमाशय में हुआ था। हाँ, वसा का आंशिक रूप से पाचन आमाशय में हुआ था। अब यहाँ पे छोटी आंत में भी वसा का अंतिम रूप से जो है फाइनली पाचन तो होगा। तो यहाँ पे क्या करता है, यही पित्त वसा का विखंडन या पाइसीकरण करता है। वसा का विखंडन तथा पाइसीकरण करता है। पाइसीकरण करता है। ठीक है, तो वसा को विखंडित करने और पाइसीकरण करने का काम करती है। तो आखिर जो है इसका पाइसीकरण करने का रीजन, तो इसका मेन रीजन है कि अगर ये जो है पित्त इस पे काम करेगा तो काम करने के बाद वसा को तोड़ने वाला जो भी जो है एंजाइम है वो उस पे सही तरीके से काम कर सकेगा। तो पित्त के इस कार्य की मदद से वो वसा का विखंडन या पाइशीकरण इसलिए करता है, इसका कारण है ताकि वसा को पचाने वाला एंजाइम वसा को पचाने वाला एंजाइम सही तरह से कार्य कर सके। क्या करे? सही तरह से कार्य कर सके। कार्य कर सके। तो चलिए हमने देखा कि पित्त के दो कार्य हैं, एक कायम की अम्लीयता को नष्ट करता है और उसे क्षारीय बना देता है। अच्छा, क्षारीय बनाने का कारण ताकि अग्न्याशयी रस उस पे काम कर सके, और दूसरा मतलब कायम की अम्लीयता को नष्ट करना और वसा का विखंडन या पाइसीकरण करना, मेन दो काम। तो अम्लीयता नष्ट करके उसे क्षारीय बनाता है ताकि अग्न्याशयी रस काम कर सके, और वसा का विखंडन या पाइसीकरण करता है ताकि उसे आसानी से पचाया जा सके। इसलिए ताकि उसे आसानी से पचाया जा सके। तो हमने यहाँ पे जो है पित्त रस के बारे में जो है पढ़ लिया। अब हम जो है पढ़ेंगे अग्न्याशयी रस के बारे में। किसके बारे में? अग्न्याशयी अग्न्याशयी रस। ठीक है, हम अग्न्याशयी रस के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, अग्न्याशयी रस के बारे में पढ़ने से पहले आपको ये समझना होगा कि अग्न्याशय निकलती कहाँ है। मतलब ये जो है आप देख रहे हैं, ये है अग्न्याशय। आप इसे मैं थोड़ा ड्रॉ कर देता हूं। आप देखिए, ये वाला हिस्सा जो है ये अग्न्याशय कहलाता है। क्या कहलाता है? ये वाला हिस्सा अग्न्याशय कहलाता है। ठीक है, अब अग्न्याशय जो है क्या है, ये जो है ग्रहणी इसको जो है घेरे हुए है। ठीक है, और इसी से अग्न्याशयी रस का स्त्राव होता है। किसका स्त्राव होता है? अग्न्याशयी रस का स्त्राव होता है। तो हम बोल सकते हैं, ये देखिए ये हो गया अमाशय। अमाशय के ठीक नीचे होता है अग्न्याशय। अमाशय के ठीक नीचे क्या होता है? अमाशय के ठीक नीचे होता है अग्न्याशय, और ग्रहणी जो है क्या है, इसको जो है घेरे हुए है। तो यह जो है एक्चुअल में पीले रंग की ग्रंथि होती है। इसका कलर क्या होता है? इसका रंग होता है पीला। ये एक जो है पीले रंग की ग्रंथि होती है। तो अब हम जानते हैं डिटेल से अग्न्याशय की जो है बारे में। तो ये अग्न्याशय, सबसे पहले हम अग्न्याशय को समझ लेते हैं। ठीक है, हाँ, सबसे पहले अग्न्याशय। अग्न्याशय अग्न्याशय के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट, अग्न्याशय जो है आम इसकी स्थिति क्या होती है, यानी अवस्थिति अगर देखें तो इसकी अवस्थिति
अमाशय के ठीक नीचे, अमाशय के ठीक नीचे कहाँ होती है? अमाशय के ठीक नीचे ग्रहणी को घेरे हुए, ग्रहणी को घेरे हुए पीले रंग की ग्रंथि। क्या है? ग्रहणी को घेरे हुए पीले रंग की ग्रंथि, यह क्या होती है? यह अग्न्याशय होती है। अग्न्याशय क्या होती है? अमाशय के जो है ठीक नीचे ग्रहणी को घेरे हुए पीले रंग की ग्रंथि, इसे जो है अग्न्याशय कहा जाता है। अब अग्न्याशय की अगर जो है हम बात करें, अग्न्याशय से होकर अनेक पतली पतली नलिकाएं निकलती है। यहाँ पे देखिए आप इस पॉइंट पे अनेक पतली पतली नलिकाएं निकली। यहाँ पे ये देखिए ये ये सब क्या है? पतली पतली नलिकाएं हैं। अग्न्याशय से अनेक पतली पतली जो है नलिकाएं निकलती है। ठीक है, और ये नलिकाएं अग्न्याशय वाहिनी का निर्माण करती है। और अग्न्याशय वाहिनी क्या है? अग्न्याशय वाहिनी है ये वाला हिस्सा, ये जो है ये अग्न्याशय वाहिनी है। ये आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा अग्न्याशय वाहिनी है और ये पतली पतली नलिकाएं यहाँ से निकली हुई है। तो ठीक है, तो ये क्या करती है? अग्न्याशय वाहिनी का निर्माण करती है। तो अमाशय से, अग्न्याशय से अनेक पतली पतली नलिकाएं निकलती है जो अग्न्याशय वाहिनी का निर्माण करती है। अग्न्याशय से निकलने वाली अनेक पतली पतली, अनेक पतली पतली नलिकाओं द्वारा आपस में मिलकर, ठीक है, क्या होता है? आपस में मिलकर अग्न्याशय वाहिनी का निर्माण करता है। क्या करता है? अग्न्याशय वाहिनी का निर्माण करती है, निर्माण करती है। नलिकाओं द्वारा क्या है? आपस में, नलिकाओं द्वारा आपस में मिलकर अग्न्याशय वाहिनी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, क्या होता है? किया जाता है। ठीक है, तो अग्न्याशय वाहिनी का निर्माण किया। अच्छा, अग्न्याशय वाहिनी से क्या होता है? अब अग्न्याशय वाहिनी और मूल पित्त वाहिनी, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये अग्न्याशय वाहिनी जो है, ये हो गया अग्न्याशय वाहिनी और ये हो गया मूल पित्त वाहिनी। दोनों मिलके आपस में एक बड़ी नली का निर्माण करती है और जो कहाँ पे मिल जाती है? ग्रहणी में मिल जाती है। तो यहाँ पे अग्न्याशय वाहिनी, अग्न्याशय वाहिनी प्लस मूल पित्त वाहिनी, मूल पित्त वाहिनी, अग्न्याशय वाहिनी प्लस मूल पित्त वाहिनी, दोनों कहाँ पे जो है मिलती है? तो ग्रहणी में। कहाँ पे? एक बड़ी का नली का निर्माण करती है और ग्रहणी में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? ये ग्रहणी में मिल जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि चूंकि अग्न्याशय वाहिनी से किस आ, किस रस का जो है स्त्राव होता है? तो अग्न्याशयी रस का। किसका? अग्न्याशयी रस का। अग्न्याशय वाहिनी से निकलने वाली जो है रस कौन सी है? अग्न्याशयी रस निकलती है। कौन सी? अग्न्याशय। आप ध्यान रखिएगा, पित्त से पिताशय से जो है पित्त और अग्न्याशय वाहिनी से अग्न्याशयी रस क्या निकलती है? अग्न्याशयी रस निकलती है। ठीक है, अब ये अग्न्याशयी रस आखिर किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है? तो अगर हम अग्न्याशयी रस की बात करें, ये अग्न्याशयी रस
बनी होती है आपका ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्लस लाइपेज, लाइपेज और प्लस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। इन तीन चीजों से मिलके अग्न्याशयी रस का निर्माण होता है। किसका होता है? इन तीन चीजों से मिलके अग्न्याशयी रस का निर्माण होता है। तो ठीक है, अगर हम जो है, अच्छा एक चीज और जो है छूट गया, इसमें एमाइलेस होगा प्लस एमाइलेस। ठीक है, क्या होता है? एमाइलेस। तो अब हम इसमें समझेंगे कि कौन किसका जो है पाचन करता है। तो सबसे पहले हम ले, चलिए एमाइलेस से ही शुरू करते हैं। सबसे एमाइलेस, एमाइलेस क्या करता है? यह स्टार्च या ग्लूकोज को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। यह क्या करता है? स्टार्च या ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में। को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है। तो क्या हुआ? स्टार्च या ग्लूकोज को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। कौन? एमाइलेज। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे आइए, लाइपेज का हम बात करते हैं। लाइपेज, लाइपेज क्या है? यह आपने पढ़ा था ना कि इसमें अमाशय में क्या हुआ था? ये पित्त, माफ कीजिएगा, ये जो है पित्त द्वारा क्या किया गया था? पित्त द्वारा वसा का विखंडन या जो है पाइसीकरण किया गया था, जिसे इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये लाइपेज जो है वो क्या करती है कि इस इमल्सीकृत जो वसा होती है, इसे वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज कर देती है। क्या करती है? इमल्सीकृत, या अगर हिंदी में बोले तो ये पाइसीकृत होता है। क्या होता है? पाइसीकृत वसा को वसा अम्ल, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देती है। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देती है। तो क्या करती है? इमल्सीकृत वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देती है। कौन सा? लाइपेज। ठीक है, अब जो है हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या करती है? तो यह न्यूक्लिक एसिड को, यह न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स में बदल देती है। डॉ है ये, न्यूक्लियोटाइड्स में बदल देती है। में बदल देती है। ठीक है, तो हमने हमने यहाँ पे जो है क्या देखा कि ये जो है न्यूक्लिक एसिड को किसमें बदल दिया? इसने न्यूक्लियोटाइड्स को बदल दिया। तो इस प्रकार ये जो भी जो है प्रक्रियाएं हमने पढ़ी, कहाँ पे पढ़ी? ये ग्रहणी में पढ़ी। कहाँ पे पढ़ी हमने? ग्रहणी में पढ़ी। अब चूंकि हमने छोटी आंत के जो है कितने हिस्से पढ़े थे? 3 पढ़े थे, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। कितने पढ़े थे? ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी में जो है हमने इतनी सारी प्रक्रियाएं पढ़ी। क्या? तो ग्रहणी में जो है एक नलिका आके मिलती है, जो है अग्न्याशय वाहिनी और पित्त वाहिनी से मिलके बनी होती है। पित्त वाहिनी से क्या होता है? पित्त का स्त्राव होता है, मतलब पित्ताशय से पित्त का स्त्राव होता है और पित्त वाहिनी द्वारा पहुंचता है कहाँ तक? ग्रहणी तक। उसी प्रकार अमाशय से अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस का स्त्राव होता है और वो कहाँ पहुंचता है?
अग्न्याशय की जो नलिका होती है, अग्न्याशय वाहिनी, उससे होके जो है ग्रहणी तक पहुंचती है। और फिर हमने पित्त का जो है कार्य पढ़ा। पित्त का जो है क्या कार्य पढ़ा? मुख्यतः दो कार्य पढ़ा। एक कायम की अम्लीयता को नष्ट करती है और दूसरा वसा का विखंडनीकरण या पाइसीकरण करती है। और फिर हमने जो है इसके अग्न्याशयी रस के जो है कार्य के बारे में पढ़ा। तो उसमें जो है 4 प्रमुख एंजाइम जो है, जिनमें जो है एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस के क्या-क्या कार्य हैं, उसके बारे में पढ़ा। तो अब हम अगले हिस्से के जो है बारे में जानते हैं। तो अगर हम जो है बात करें कि अ, भोजन का अंतिम रूप से पाचन, तो अंतिम रूप से पाचन तो कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। और इसके 3 हिस्से हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो भोजन का वास्तविक रूप से अगर फाइनली जो है वो बोला जाए तो वो जो है इलियम में होता है। क्या होता है? इलियम में होता है। अंतिम रूप से मतलब अवशोषण यहाँ पे जो है हो जाता है। कहाँ पे होता है? ये इलियम में होता है। अब चलिए आगे जो है हम बढ़ते हैं। तो ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, इनके जो है 3 पार्ट्स हो गए। अब ये जो होती है छोटी आंत जो होती है, उसकी दीवार में भी जो है दीवार से भी कुछ अम, रसों का, एंजाइमों का स्त्राव होता है। कहाँ से? छोटी आंत की छोटी आंत की दीवार से, इसका जिसे आंत्र रस कहते हैं। आंत्र रस का स्त्राव होता है। मतलब स्त्राव होने का अर्थ बाहर निकलता है। तो छोटी आंत की दीवार से क्या होता है? आंतरस का स्त्राव होता है, अर्थात ये आंतरस क्या होता है? बाहर निकलता है। और यहाँ पे आके मतलब जब उसका अंतिम रूप से पाचन होता है, अंतिम रूप से पाचन होता है, तो ये जो काइम था पहले, कहाँ? अमाशय में पचने के बाद इसे काइम कहा जाता है। परंतु काइम जो है अब किस में बदल जाता है? चाइल में। यानी यहाँ पे जो है फाइनल अंतिम रूप से जो है पाचन होता है और यह जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है? चाइल में। ठीक है? अब यहाँ पे जो है हमने ग्रहणी, जेजुनम, इलियम पढ़ा। कौन-कौन सा? ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो इसमें भोजन का जो अवशोषण होता है, फाइनली मतलब जो भी जो है उसमें उपयोगी तत्व पदार्थ मौजूद थे, उनका जो है अवशोषण कहाँ, किसके द्वारा होता है? इलियम के। इलियम के विलाई द्वारा। किसके द्वारा? इलियम के विलाई द्वारा। अब देखिए उसमें ना एक ऐसी तरह की संरचना होती है। ठीक है? क्या होती है? इस प्रकार की संरचना होती है और जिसमें जो है अनेक ऐसे-ऐसे जो है छोटे-छोटे जो है वो क्या बोल सकते हैं आप उसको, वेसल्स होते हैं, जिनका संबंध जो है डायरेक्ट रक्त से होता है। किससे होता है? इसका संबंध जो है, इसका संबंध सीधा रक्त से होता है। किससे होता है? रक्त से। और जितने भी जो है पोषक तत्व है यहाँ पे जो उपयोगी हैं, उनका यह अवशोषण करता है और उसे रक्त में मिला देता है। कहाँ पे मिला देता है? रक्त में मिला देता है। तो ठीक है, इसको रक्त में मिला देता है। तो फिर जो भी अपशिष्ट बचते हैं, मतलब जिनका अवशोषण नहीं होता है, उनका क्या होता है? तो जिनका अवशोषण नहीं होता है, वो क्या होते हैं कि छोटी आंत से बड़ी आंत में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? छोटी आंत से बड़ी आंत में चला जाता है। तो फिर ये जो अपचा भोजन है, अब अवशोषण के पश्चात, अवशोषण के पश्चात बचा अवशिष्ट भोजन, बचा अवशिष्ट भोजन कहाँ चले जाता है? वो बड़ी आंत में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? भोजन
बड़ी आंत में चला जाता है। ओके, बड़ी आंत में चला गया और फिर वहां से जो है वो क्या हुआ कि कोलन के थ्रू मलाशय या रेक्टम में जो है इकट्ठा हो जाता है। क्या होता है? कोलन के थ्रू मलाशय या रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है। अब देखिए, ये जो है, ये मोटी वाली जो आप देख रहे हैं, ये पतली वाली थी छोटी आंत, और ये मोटी वाली जो आप देख रहे हैं, ये है आपका बड़ी आंत। ठीक है? अब इस बड़ी आंत में जो है क्या होता है, कोलन के थ्रू जो है, ये देख रहे हैं ना, ये जो है कोलन के थ्रू आपका रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है और फिर अंततः गुदाद्वार द्वारा जो है शौच के समय वो बाहर निकल जाता है। तो भोजन बड़ी आंत में चला जाता है कोलन से। रेक्टम में क्या होता है? रेक्टम, या इसे आप मलाशय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मलाशय। यहाँ पे क्या होता है कि मल इकट्ठा होता है। मलाशय में क्या होता है? मलाशय में मल इकट्ठा होता है, इकट्ठा होता है, और फाइनली मल द्वार द्वारा, मल द्वार से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार जो है भोजन के ग्रहण से लेके अवशोषण, पाचन, अवशोषण और उसका जो है उत्सर्जन, इस सब का हमने अध्ययन कर लिया। तो हमारा पहला जो पोषण चैप्टर था वो समाप्त हो गया। अब हम विज्ञान या गणित की किसी नए विषय के साथ फिर से मिलेंगे नए वीडियो।